अशोक जाफरोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जाति व्यवस्था किस तरह सुचारू रूप से काम करती है और साथ ही ये भी जाना कि सुचारू रूप से काम करती रहे इसके लिए कितने प्लान तरीके से उसको सोसाइटी में प्लांट किया गया है। यदि जाति व्यवस्था को एक मशीनरी मान लें तो उसमें हर किसी को कुछ इस तरीके से फिट किया गया है कि वो अपना काम फिक्स तरीके से करें और इस मशीनरी का स्विच जो है वो ब्राह्मणों के हाथ में है। और साथ ही हमने जाना कि पाश्चात्य देशों में किस तरीके से क्रांतियां समय समय पर होती रही हैं, लेकिन भारत में जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए कभी कोई क्रांति क्यों नहीं हो सकी, ये फर्क भी हमने जाना, क्योंकि इसमें इतनी लेयर्स हैं कि कोई भी एक दूसरे को समानता का अधिकार नहीं देना चाहता। उन लेयर्स के चलते हर कोई अपना वर्ण बदलकर ऊपर के पायदान में जाना तो चाहता है, लेकिन नीचे वाले को समानता का अधिकार देना नहीं चाहता। उसके लिए काफी सारे एग्जाम्पल्स डॉक्टर अंबेडकर ने दिए थे। पहला एग्जाम्पल दिया था ब्राह्मणों से कि ब्राह्मणों में भी कितनी लेयर्स हैं। जो शाकाहारी ब्राह्मण हैं वो अपने आप को मांसाहारी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ समझ सकते हैं। उसी तरीके से मांग लोगों का एग्जाम्पल दिया था कि मांग लोग जो थे उनकी महिलाएं जो थी घरों की पहले दाइयों का काम करती थी और मांग परिवारों में जिन महिलाओं ने दाइयों का काम करना छोड़ दिया है वो अपने आप को ऊंचा मानने लगे हैं, श्रेष्ठ मानने लगे हैं उन मांग परिवारों से जिनकी महिलाएं आज भी दाई का काम करती हैं। तो इतनी लेयर्स को डिफाइन डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। इसी वजह से जाति व्यवस्था के खिलाफ कभी भी कोई विद्रोह हो नहीं सका है। एक तो ये कि हर कोई इससे निजात पाना तो चाहता है, लेकिन दूसरे को समानता का अधिकार देना नहीं चाहता है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत प्लान्ड तरीके से इसे फिट किया गया है सोसाइटी में। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और आज के एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का टॉपिक है निम्न जातियों के स्वर्ण युग का आविष्कार, मूल निवासी होने का गौरव। आजकल मूल निवासी कॉन्सेप्ट बहुत चर्चा में है और साथ ही चर्चा में है कि क्षत्रिय जो हैं वो तो मूल निवासी ही हैं। तो आखिर मूल निवासी क्या है और क्षत्रिय कौन है, शूद्र कौन है, ये सब कुछ आज के एपिसोड में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि मूल निवासी शब्द का एक्चुअल मतलब क्या होता है। आप चाहे गूगल सर्च करें, चाहे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें, चाहे कॉलिंस डिक्शनरी देखें या दुनिया की कोई भी प्रेस्टिजियस डिक्शनरी उठाकर देख लें। मेरे पास 5 डिक्शनरियां पड़ी हुई हैं ऑक्सफोर्ड कॉलिंस को मिलाकर। उसके अलावा गूगल सर्च तो है ही। उन सभी में मूल निवासी का एक ही मतलब है और वो है कहीं भी रहने वाली जो जनजातियां होती हैं वो वहां की मूल निवासी होती हैं। तो अब डॉक्टर अंबेडकर के विचार जान लेते हैं इस मूल निवासी को लेकर। चलिए। जाति व्यवस्था की यांत्रिकी का इतना बारीकी से विश्लेषण करना अंबेडकर के लिए सिर्फ एक बौद्धिक जिज्ञासा का प्रश्न नहीं था। दरअसल करोड़ों शूद्रों और अस्पृश्यों के उत्पीड़न का खात्मा करने के लिए पहले वे इस यांत्रिकी को अच्छी तरह समझना चाहते थे। किसी भी चीज से लड़ने से पहले उसके बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है, उसके लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। उनका यह विश्लेषण तो उस जवाबी वैचारिकी हमले को सिर्फ पहली अवस्था था जिसमें उन्होंने अस्पृश्यों में एक वैभवशाली अतीत और एक सम्मानजनक पहचान का भाव भरने का प्रयास किया ताकि वे स्वाभिमान से जीना सीख सकें और अपने आंतरिक विभेदों को खत्म कर सकें। उसी कड़ी में टॉपिक है शूद्र, क्षत्रियों के वंशज या संस्कृतिकरण की गहरी जड़ें। संस्कृतिकरण क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अंबेडकर ने पहले शूद्रों की वंशावली स्थापित करने का प्रयास किया। इस चेष्टा के सबसे प्रख्यात नतीजे 1947 में हु वर शूद्रास नामक रचना में प्रकाशित हुए। सबसे पहले उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में आर्य अतिक्रमण के पश्चिमी सिद्धांतों पर हमला किया। फुटनोट 31। B.R. अंबेडकर हु वर शूद्रास, पेज 65 to 85। उन्होंने धर्मशास्त्रों में अंग्रेजी अनुवाद के दम पर तर्क दिया कि शूद्र ही आर्य थे और लिहाजा वे तीनों उच्च वर्णों से संबंधित थे। इसके कुछ साक्ष्य उन्होंने संस्कृतविद जॉर्ज
डॉक्टर जॉर्ज बुहलर द्वारा दिए गए मनुस्मृति के विस्तृत विश्लेषण में भी गिनाए हैं। इस विश्लेषण के अनुसार वैदिक युग में यह प्रावधान था कि अगर किसी शूद्र के पूर्वज 7 जन्मों तक सिर्फ ब्राह्मणों से विवाह करें, शूद्रों के पूर्वजों ने 7 जन्मों तक सिर्फ ब्राह्मणों से विवाह किया हो तो 7वीं पीढ़ी में वह ब्राह्मण बन सकता था। फुटनोट 32। B.R. अम्बेडकर हु वर शूद्रास, पेज 110। तो मतलब 7 जन्मों तक कोई शूद्र ब्राह्मणों में अपना रोटी बेटी का व्यवहार करे तो वे ब्राह्मण बन सकता था। इसके अलावा वे शूद्र राजाओं के राज्याभिषेक समारोह में भी हिस्सा लेते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अपने तई काफी संपन्न हुआ करते थे। तो यहाँ पर फुटनोट 33 और 34 दिया हुआ है, जो सेम बुक से है, हु वर शूद्रास, पेज नंबर 111 एंड 112। अब ये साबित करना बाकी रह जाता है कि शूद्र किस उच्च वर्ण से संबंधित रहे होंगे। अंबेडकर का दावा है कि वे क्षत्रिय वर्ण की एक शक्तिशाली उपजाति थे, जिसमें से प्राचीन युग के कुछ बेहद प्रतिष्ठित और शक्तिशाली राजा भी पैदा हुए। कथित रूप से वे सूर्य वंश के राजा थे। फुटनोट 35। सेम बुक हु वर शूद्रास, पेज नंबर 114। अंबेडकर ने अपने सिद्धांत को इस परिकल्पना के सहारे खड़ा किया कि शुरू से ही वर्णों की कुल संख्या 3 थी और लिहाजा शूद्र काफी बाद में जाकर पटल पर उभरे हैं। तो जो जाति व्यवस्था थी उसमें शूद्रों का जो उभार है वो बहुत बाद में जाकर मिलता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह वर्ण तब पैदा हुआ जब ब्राह्मणों ने कुछ क्षत्रियों को उनकी श्रेणी से अनवत कर दिया, मतलब डिसोन कर दिया। फलस्वरूप ब्राह्मणों में उनका उपनयन संस्कार करने से इनकार कर दिया। उपनयन संस्कार में तीनों उच्च वर्णों के पुत्रों को जनेऊ पहनाया जाता है और इस तरह वे द्विज की श्रेणी में आ जाते हैं। फुटनोट 36। हु वर शूद्रास, पेज 156। ब्राह्मणों ने उनका उपनयन करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वे दूसरे क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के साथ की गई हिंसा और अपमान का बदला लेना चाहते थे। तो जिन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया, धीरे धीरे करके ब्राह्मणों ने उनकी वंशावली को डिसोन कर दिया और वे शूद्र कहलाने लगे। ये कहने का मतलब है, यहां अंबेडकर के जहन में ब्राह्मणों द्वारा शिवाजी को क्षत्रिय मानने से इनकार करने का उदाहरण रहा होगा। फुटनोट 37। हु वर शूद्रास, पेज 174 एंड 175। बेहद क्षीण ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित उनके सिद्धांत को इस तथ्य से काफी वैधता मिली होगी कि शिवाजी को भी ब्राह्मणों ने क्षत्रिय का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। मराठा कुणबी समुदाय में जन्मे शिवाजी भी दरअसल एक शूद्र थे, मगर उन्होंने तलवार के दम पर सत्ता हासिल करी और ब्राह्मणों से निवेदन किया कि वे उनकी एक सम्मानजनक वंशावली तैयार करके उनकी एक नई सामाजिक हैसियत पर पुष्टि की मुहर लगाएं। ये प्रक्रिया संस्कृतिकरण की याद दिलाती है, मगर समाज शास्त्री शूद्रों द्वारा क्षत्रियों के इस तरह अनुकरण को क्षत्रियकरण का नाम देते हैं और इसे संस्कृतिकरण का ही एक रूप मानते हैं। तो बुक में पहले हमने पढ़ा था कि शिवाजी जो हैं वो शूद्र थे और ब्राह्मणों ने किस तरह से छल दिखाते हुए अपने मतलब से उन्हें क्षत्रिय घोषित कर दिया और उसके बाद उनकी वंशावली को हाईजैक करके पेशवाओं के अंडर एक नई चित्पावन वंशावली की शुरुआत करी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले फर्स्ट चैप्टर में। खैर, इससे भी शूद्रों को जाति व्यवस्था और उनकी ऊंच नीच की संरचना से मुक्ति पाने का विकल्प नहीं मिला। हालांकि अंबेडकर ने शूद्रों में गौरवशाली इतिहास का एहसास पैदा करने की काफी कोशिश की, मगर यहाँ अंबेडकर का आशय सीमित ही था। शूद्र खुद को एक सौपानिक समाज के घटक के रूप में देखें और अपने से ऊपर के वर्णों की नकल करते हुए अपनी छीन ली गई हैसियत को पाने के लिए कमर कसें। ऐसे हालात में वे जाति व्यवस्था के खिलाफ बगावत के लिए एक अलग पहचान का दावा नहीं कर सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अस्पृश्यों की पहचान और इतिहास के अध्ययन में बहुत अलग पद्धति अपनाई। तो जो पद्धति उन्होंने शूद्रों को डिसोन क्षत्रिय साबित करने के लिए अपनाई, अस्पृश्यों से बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने जो मेथड है वो अप्लाई किया। अब जानिए अस्पृश्य कौन थे। प्रताड़ित बौद्ध अस्पृश्य
प्रताड़ित बौद्ध थे। शूद्रों पर अंबेडकर की किताब आने के अगले साल 1948 में उन्होंने द अनटचेबल्स हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स शीर्षक की एक और किताब प्रकाशित की। एक बार फिर उन्होंने जाति को नस्ल से जोड़कर दिखाने वाले पश्चिमी निष्कर्षों को खारिज किया। फुटनोट 38। बी आर अम्बेडकर द अनटचेबल्स हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स इन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 7 पेज 292-303 290 से 303। उन्होंने पेशेवर विशेषज्ञीकरण के अनुसार वर्ण विभाजन की व्याख्याओं को भी खारिज कर दिया, क्योंकि अस्पृश्य समुदाय जो गंदे और दूषित कार्य करते थे वे तो सभी मानव समाजों में पाए जाते हैं। तो अब यहां पर अगेन वो बहुत अच्छा कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक्चुअल में अस्पृश्य है कौन, जिन्हें बोला गया है कि ये तो गंदे काम करते हैं इसलिए अस्पृश्य हैं। तो ऐसे लोग तो सभी समाजों में पाए जाते हैं, जो टॉयलेट साफ करते हों, जो झाड़ू लगाते हों सड़कों पर, ये तो सभी समाज में है। फिर भारत में, भारतीय संदर्भों में ये इतने अलग क्यों हैं? ऐसे समाज में कहीं भी, दुनिया के किसी भी समाज में उन्हें ऐसा नहीं किया गया है कि शिक्षा का अधिकार भी ना हो और उनको अच्छा कपड़ा पहनने, अच्छा खाना खाने, हर चीज की मनाही कर दी हो, उनको प्रॉपर्टी राइट्स उनसे छीन लिए गए हों। किसी और समाज में ऐसा नहीं है, भारत में है। फिर संसार के दूसरे भागों में ऐसे लोगों को अस्पृश्य क्यों नहीं माना जाता? फुटनोट 39 सेम द अनटचेबल्स से है, पेज नंबर 305। यहां अंबेडकर की प्रस्तावना बेहद जटिल दिखाई पड़ती है। वे बताते हैं कि सभी आदिम समाज कभी न कभी अतिक्रमणकारियों से पराजित हो जाते थे। तब विजेता अपने आप को मूल निवासियों से ऊपर स्थापित कर देते थे। इसके बाद सामाजिक विखंडन की प्रक्रिया चलती थी। तो यहां मूल निवासी का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। जिसमें किनारों के समूह या जिन्हें अंबेडकर ने ब्रोकन मैन यानी केंद्र से टूटे लोग कहा है, वे केंद्र से छिटक जाते थे। जनजातीय युद्धों में प्रायः ऐसा होता था कि कोई पराजित कबीला पूरी तरह नष्ट होने के बजाय पराजित व अपदस्थ हो जाता था। ऐसे बहुत सारे मामलों में पराजित कबीला छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता था। इसके फलस्वरूप आदिम जमाने में हमेशा ही यहां वहां भटकते हुए कबीलाइयों के समूह हुआ करते थे। फुटनोट 40 सेम बुक द अनटचेबल्स हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, पेज नंबर 275। तो यहां पर वे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मूल निवासी दरअसल कौन थे। उन्होंने आदिम समाज यानी कि कबीलाई समाज से कंपेयर किया है। और यहां पर उन्होंने जो शब्दावली इस्तेमाल करी है वे भी जनजातीय युद्ध किया है। जनजातीय कौन होते हैं? ट्राइब्स। तो मूल निवासी कहकर जो आपको फूल निवासी बना रहे हैं, जरा उनसे सावधान रहिए। जब विजेता सुस्त हो जाते हैं तो वे घुमंतु कबीलों के हमले से अपनी रक्षा के लिए इन्हीं टूटे लोगों पर आश्रित होने लगते हैं। अंबेडकर ने इस सिद्धांत का सहारा लेते हुए अस्पृश्यों को टूटे लोगों यानी मराठी भाषा में दलित का वंशज और इस तरह आर्यों के आक्रमण से पूर्व भारत का मूल निवासी घोषित किया है। तो मूल निवासी कौन है? यही जो कबीलाई जातियां हैं, जनजातियां जो हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी कल्चर में अगर आप स्टडी करेंगे तो मूल निवासी जो हैं वो यही लोग माने जाते हैं। मूल निवासी जिन्हें आप इंडिजनस कह सकते हैं या एबोरिजिनीज कह सकते हैं, ये सभी कबीलाई लोग ही होते हैं, ये अस्पृश्य नहीं हैं। उनके निष्कर्ष के पीछे अंग्रेजों द्वारा फैलाए गए इस प्राच्यवाची यानी कि ओरिएंटलिस्ट विश्वास का भी हाथ था, जिसके मुताबिक महार तो निसंदेह यहां के मूल निवासी ही थे। उनके नाम की अनुगूंज तो महाराष्ट्र प्रांत के नाम में भी साफ सुनाई पड़ती है। 41 फुटनोट। रसेल एंड लाल के मुताबिक शेष मत यही दिखाता है कि बंबई महाराष्ट्र का पुराना नाम महार जाति के नाम से ही लिया गया है। R.V. रसेल, हीरालाल, द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4 पेज 129। तो महाराष्ट्र जो है उसके मूल में महार शब्द है।
तो इसीलिए महारों को जो है वो मूल निवासी का दर्जा दिया है काफी पाश्चात्य विद्वानों ने भी, कि महाराष्ट्र तो जो है वो अपभ्रंश रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। एक्चुअल में ये महार से ही लिया गया रूप है। अस्पृश्य ही भारत के आदिकालीन निवासी थे। इस धारणा को गोपाल नक, विठल नक, वालंगकर भी प्रचार करते आ रहे थे। वालंगकर एक भूतपूर्व सैनिक थे जो फूले से प्रभावित थे। उन्होंने 1886 में पहली बार महार एसोसिएशन का गठन किया था। फुटनोट 42। इस तरह हम उनके संबंध को समझ सकते हैं। हालांकि उनका प्रभाव सिर्फ महारों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे अनार्य दोष परिहार समाज का मतलब होता है अस्पृश्य के कलंक से उन्मूलन हेतु गठित सभा, मगर व्यवहार के धरातल पर इसके मुख्य समर्थक महार ही थे। देखें R.E. इथॉन एंथोवेन, द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ बॉम्बे, 1922, and R.V. Russell and Hiralal, the tribes and the castes of central provinces of India, volume 4, page 129। अंबेडकर के अनुसार जिनकी पहली पत्नी खुद वालंगकर की संबंधी थी ने कहा है कि जब बुद्ध ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अपने उपदेश देना शुरू किया तो ये टूटे लोग ही बुद्ध के सबसे समर्पित अनुयायी बने थे। जब शेष समाज ब्राह्मणों के दबाव में पुनः हिंदू धर्म में लौट गया तो भी वे लोग बौद्ध ही बने रहे। इससे अंबेडकर ने 2 निष्कर्ष निकाले। इससे पता चलता है कि अस्पृश्य ब्राह्मणों को अपवित्र क्यों मानते हैं, उन्हें पूजा पाठ के लिए क्यों नहीं बुलाते और उन्हें अपने घरों में प्रवेश तक क्यों नहीं करने देते। इससे यह भी पता चलता है कि क्यों टूटे लोगों को भी अस्पृश्य माना जाने लगा। टूटे लोग ब्राह्मणों से इसलिए घृणा करते थे क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के शत्रु थे, और ब्राह्मण टूटे लोगों पर अस्पृश्यता का श्राप इसलिए थोप देते थे क्योंकि वे बौद्ध धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। फुटनोट 43। B.R. अम्बेडकर, द अनटचेबल्स, पेज 317। मुझे उम्मीद है इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी राइटिंग्स को खुद ही इतना एक्सप्लेन करके लिखा है कि कोई भी उसको आसानी से समझ सकता है। अंबेडकर के लिए बौद्ध धर्म के साथ टूटे लोगों का इस संबंध ही इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि ब्राह्मणों ने अस्पृश्यों को पदावनत क्यों कर दिया। लिहाजा उन्होंने टूटे लोगों के खान पान को इस तर्क का एक पूरक कारण बताया। टूटे लोगों ने शाकाहारी बनने से इनकार कर दिया। वे गाय का मांस खाते रहे जबकि ब्राह्मणों ने गाय को एक पवित्र पशु बना दिया था। फुटनोट 44। अगेन द अनटचेबल्स, पेज 350। और मुझे याद है शायद 2 एपिसोड पहले किसी ने इस तरह का कमेंट भी किया था वीडियो पे। अस्पृश्यता के उद्गम के बारे में अंबेडकर की व्याख्या शूद्रों के बारे में दी गई उनकी व्याख्या से भिन्न थी। अंबेडकर ने शूद्रों को भूतपूर्व क्षत्रिय बताया था और कहा था कि वे वर्ण व्यवस्था के भीतर ही अपने अतीत की हैसियत को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यहां संस्कृतिकरण का तर्क सजीव हो उठता है। इसके विपरीत अस्पृश्यों को उन्होंने बौद्धों का वंशज बताया जो खुद को जातीय व्यवस्था के बाहर और बौद्ध धर्म के समतामूलक स्वरूप के कारण जाति के तर्क के विरुद्ध एक पृथक पहचान के रूप में देखते थे। तो शूद्र कौन थे? वे क्षत्रिय जिन्होंने ब्राह्मणों को रुष्ट किया और ब्राह्मणों ने उन्हें धीरे धीरे करके डिसोन कर दिया क्षत्रिय वर्ण से, वे शूद्र कहलाए। और 3 वर्णों के बाद जो चौथा वर्ण शूद्र है वो काफी आगे जाकर उसका अस्तित्व मिलता है वर्ण व्यवस्था में। और उसके बाद अब अस्पृश्यों को उन्होंने बौद्धों का वंशज बताया है। अस्पृश्य एक जमाने में बौद्ध थे। इस प्रस्तावना से अस्पृश्यों की सामाजिक गोलबंदी की विपुल संभावनाएं पैदा होती थी। इससे उन्हें एक उचित समतामूलक जातीय पहचान मिलती थी जो उन्हें उपजातियों में विभाजित और भौगोलिक बिखराव की सीमाओं से परे जाने में मदद देती थी, क्योंकि दलित पूरे भारत में फैले हुए हैं और अलग अलग क्षेत्रीय परंपराओं और संस्कृतियों से भी संबंध हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अस्पृश्य जो हैं वो पूरे भारत में फैले हुए हैं। उन्हें आप महार कहें, चमार कहें, चांभार कहें, मांग कहें, वाल्मीकि कहें, भंगी कहें, मुसहर कहें, पासी कहें, लेकिन ये अमूमन है तो सब एक ही जैसे लोग, और इनके रीति रिवाज भी आपस में काफी मिलते जुलते हैं।
रीजनल वेरिफिकेशंस के बावजूद। इस प्रकार अंबेडकर जाति के सिर्फ एक ऐसे सिद्धांत पर ही नहीं रुके जो परतबद्ध असमानता के विचार पर खत्म होती थी, बल्कि उन्होंने एक ऐसी अस्पृश्य परंपरा की भी खोज कर दी जो सामाजिक असमानता को खत्म करने में भी मददगार साबित हो सकती थी। अगर अस्पृश्य खुद को भूतपूर्व बौद्ध मान लेते तो अपने आंतरिक विभेदों पर विजय पाने और समूची व्यवस्था के खिलाफ एक नृजातीय समूह के रूप में मिलकर खड़े होने के लिए बेहतर स्थिति में आ जाते। गेल ओम्वेट ने सही ही कहा है कि इस मामले में अंबेडकर का मत फूले और पेरियार के मत से मेल खाता है। उनका चिंतन गैर उत्तर भारतीय और निम्न जातीय परिप्रेक्ष्य पर आधारित वैकल्पिक समुदाय पहचान रचने की चेष्टा का घोतक है। एक ऐसी पहचान जो न केवल प्रभुत्वशाली हिंदू जातीय समाज की उत्पीड़कता के विरुद्ध है, बल्कि प्राचीन और एक प्रमुख भारतीय परंपरा होने का दावा भी करती है। फुटनोट 45। गेल ओम्वेट, Undoing the Bondage, Dr. Ambedkar's Theory of Dalit Liberalization in K.C. Yadav, edited from Periphery to Center Stage, page number 132। मूल निवासी की धारणा ने अंबेडकर के सिद्धांतों में एक अहम भूमिका अदा की। उनका कहना था कि अगर मुसलमानों ने हिंदू धर्म का अतिक्रमण किया है तो इससे बहुत पहले बाहर से आए ब्राह्मणों ने बौद्ध भारत का अतिक्रमण करके उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। ओम्वेट मानती हैं कि इन सब की एक नस्लीय नृजातीय तत्व हैं जिनमें अंबेडकर कुछ हद तक अपने नायकों को गैर आर्यों के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। फुटनोट 46, सेम बुक का पेज नंबर 350। अंबेडकर द्वारा अस्पृश्यों को एक सम्मानजनक और पृथक पहचान प्रदान करने की चेष्टा से भी पहले, जो कि द अनटचेबल्स में दिखाई पड़ती है, राजनीतिक रूप से वे 20 के दशक में ही विभिन्न माध्यमों से संस्कृतिकरण को चुनौती देने लगे थे। 1916 में लिखा गया उनका जो शोध पत्र था, जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया था, इसी बात की तरफ इशारा करता है। तो आज का ये एपिसोड यहां पर समाप्त होता है। बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने को कुछ था नहीं, सभी कुछ इसमें लिखा ही हुआ था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में आप लगातार कमेंट करते रहिएगा। जो बात आपको समझ में न आई हो वो मुझे बताते रहिएगा, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ। अंबेडकर नामों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।